नाज़रीन, मैं हूं सैयद मुशर्रफ शाह और आपको J&K इनसाइट्स में खुशामदीद। आज हम आपके रूबरू पेश करने जा रहे हैं एक बड़ी शख्सियत को और प्रोग्राम है मेरी कहानी एपिसोड 7। और एक ऐसी शख्सियत जिसने अपनी काबिलियत का खिताबीन पचाल में लोहा मनवाया और ओरेटरी में उनका कोई सानी नहीं और कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी और कैरिज़मे में अपनी मिसाल आप, और जिस भी महफ़िल में गए अपनी मौजूदगी को उस महफ़िल में उन्होंने दर्ज कराया। बतौर उस्ताद एजुकेशन डिपार्टमेंट में रहे और एक यूनिक उनकी पोजीशन रही, और ऑफिसर बने तो उस वक्त भी अपने वक्त के एक यूनिक ऑफिसर थे। बड़ी बड़ी दुनिया के साथ इनकी मुलाकातें हुई और खिताबीन पंचाल के इश्यूज़ को बहुत खूबसूरती से इन्होंने पेश किया। तो आपके सामने आज मौजूद हैं हमारे जनाब नज़ीर हुसैन कुरैशी साहब। गुरसाई से इनका ताल्लुक़, लेकिन जो वक्त ज़िंदगी का इन्होंने गुजारा वो सुरनकोट की धरती पर गुजारा। तो कुरैशी साहब, आपको हम अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। काबिल एहतराम प्रोफेसर अहमद शाह साहब, आपको अपने चैनल में मुझे हाजिर होने के लिए हुक्म करना मैं बात से साजिद समझता हूँ और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी के माह साल की अधूरी कहानी ही सही आपके सामने पेश कर सकूं। मेरा ताल्लुक़ मौजा गुरसाई तहसील मेंढा डिस्ट्रिक्ट पुंछ से है और मैंने सन 40 की दहाई में सेठ अंदाज के साथ 1940 को कुरैश ख़ानदान जो गुरसाई में सुकून पजीर था उसमें जन्म लिया माशाल्लाह। और गुरसाई तबई खजोखाल के एतबार से, जोग्राफियाई माले वक़ू के एतबार से, अगर आलमी तनाज़ुर में बात की जाए तो इसे ज़िला पुंछ बल्कि खिता पीर पंजाल का रूस कहना चाहिए। ये रशिया है जिससे पुंछ का आबादी के एतबार से भी अच्छा खासा गुंजानाबाद बड़ा एरिया गाँव रहा है और सियासी एतबार से यहाँ वोटर्स फैसलाकुन हैसियत रखते रहे हैं। ये और बात है कि वो फैसलाकुन अपनी हैसियत मनवा सके या नहीं जी। बहरहाल मुझे कहना है कि 1940 के इब्तदाई सालों में मैं मनसाए शहूर से ज़हूर में आया और मेरी विलादत का साल जो है 1940। अच्छा, 1940 एक बड़ी काफ़ी मुद्दत की बात है। और उस वक़्त चौथी दहाई जो थी उस सदी की, वो उछल पुछल की दहाई थी। सियासी उतार चढ़ाव के मावसात थे और अंग्रेज़ी राज जो 200 साल तक बड़े शरीर में मिलाते पसारे बैठा था, उसकी बसात लपेटी जा रही थी और उसका असर देशी रियासतों पर पड़ा और जम्मू कश्मीर की रियासत जो महाराजा बहादुर की कलम रोड थी, अच्छा, और उसके साथ ज़िला पुंछ और उस वक़्त की रियासत पुंछ भी एक ऐसी जगह थी जो मकामी राजवाड़े के मात्रा थी।
جی ڈوگرا راج تھا اس وقت پونچھ میں بھی، اور وہ الگ سے ایک ریاست کو ہیڈ کرتے تھے، جی ہاں. راجے پونچھ کے. جی جی اور جہاں تک زمانے کے عوامی حالات کا تعلق ہے، یہ کہنے میں کوئی بات نہیں کہ افلاس، غربت لوگوں کا مقدر تھا، ان پڑھ تھا، مروزہ تعلیم سے ناباز ہونا. وہ غربت بھی ایک کارن رہا، اور ساتھ میں کرنسی سرکولیشن میں نہیں تھی اس دور میں. جی ہاں جی ہاں جی جی ہاں. کرنسی اس وقت سرکولیشن میں نہیں تھی، بلکہ کرنسی کے نام سے بھی عام آدمی واقف نہیں تھا. جی اور ان پڑھ تھا، جہالت، افلاس، غربت اور سماجی پسماندگی اور سیاسی انحطاط، یہ اس وقت کے سماج اور یہاں کے عوام کی پہچان تھی. جی پھر جو ہی راج والا شاہی کا خاتمہ ہوا اور بر صغیر میں ایک نئے ملک نے جنم لیا، اور پاکستان بننے کے بعد، کیونکہ پاکستان کا بننے کا نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس لیے پونچھ کی اکثریتی مسلم آبادی کا جھکاؤ بھی پاکستان کی طرف تھا، لیکن غلطی اور بہار جیسی غلطی یہ ہوگی کہ لوگوں پر زور و زبر اور زبردستی کر کے ان کی رائے اچھانے کی کوشش کی جانے لگی. اچھا. جس کا پونچھ کے عوام نے بھی باشمول جموں کشمیر کے عوام نے زبردست مقابلہ کیا. اچھا. اور بعد لڑک پن میں ہاؤ ہو، اور اس کے علاوہ نعرہ بازی اور یہ احتجاج کی سیاست جو ہے، اس کا اثر میرے بچپن پر بھی ہوا. مجھے یاد ہے، وہ سوچ پہ ظاہر ہے، وہ حالات جو ہوتے ہیں وہ اثر انداز ہو جاتے ہیں. ظاہر بات ہے. آپ ایک پھر جلال بھی بندے میں آتا ہے، ایک جوش آتا ہے، ایک جذبہ آتا ہے کہ یار میری مرضی کے خلاف کوئی چیز ہو رہی ہے، میں اپنی رائے بھی اس میں شامل کروں کہ مجھے کیا چاہیے. بالکل آپ نے بلا فرمایا کہ خاص طور پر بچپن اور لڑکپن کے فارمیٹیو ایئرس جو ہے، اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ کوئی اپنی رائے زبردستی کیوں کر چھوپ سکتا ہے. جموں کشمیر میں قبائلی جب تک جوڑے تو عوام نے ایک نعرہ دیا، اور وہ نعرہ تھا حملہ آور خبردار، ہم کشمیری ہیں تیار. جی. اور بڑی ان جو حملہ آور تھے قبائلی، انہوں نے بہت زیادتیاں بھی کی، محلے کے محلے جلا دیے اور عصمت دریاں کی اور پھر مارا لوگوں کو. قبائلی ایک شتر بے محال اور ایک ایسے طور کشمیر پر چاٹ جوڑے جیسے ان کا اسلام سے دور کا تعلق نہیں، جس کی وجہ سے وہ نام سے مسلم تھے، لیکن جو ان کے کام کاج تھے، ان کی حرکتوں کا اور کام کاج کا اسلام سے لینا دینا کچھ نہیں تھا، بالکل اس کے الٹ ان کے حرکتیں تھیں. پوری سخت سے اس وقت جب بارہمولہ پہنچے تو وہاں عصمت دری، عورتوں سے چھیڑ چھاڑ اور لوٹ پاٹ کا ایسا بازار گرم کیا کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. اور وہاں 3 دن جو اس عیاشی اور فحاشی میں وہ شامل رہے، جو سرنر پہنچنے سے رہ گئے. اچھا. لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. یہ تک فائنلی یہ ہمارا جموں کشمیر جو ہے وہ تقسیم ہو گیا، اور کچھ حصہ پاکستان کے پاس چلا گیا اور کچھ ہندوستان کے پاس. جموں کشمیر کا وہ حصہ جو قبائلیوں نے اچھا لیا، آج تک اس کو ہم آکوپائڈ کشمیر کہتے ہیں، اور وہ اسے آزاد کشمیر کا نام نہاد نام دیتے ہیں. لیکن
कश्मीर के मालाजल में 23 अक्टूबर 48 को सेंट्रल गवर्नमेंट जो कांग्रेस वहाँ इक़्तिदार में आ गई थी आज़ादी के बाद, जवाहरलाल भारत के पहले वज़ीर आज़म बने, उनको इलाका की दस्तावेज पेश की और कहा कि आप कबायलियों के मुकाबले में हमारी मदद के लिए फौज भेजें। कहा जाता है कि जवाहरलाल इसके लिए कभी मुत्सुक नहीं थे जी। उन्होंने ये था कहा कि महाराजा पहले हमसे इलाक़ करें जी। महाराजा ने फौरन दस्तावेज इलाक़ एग्रीमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया। हाँ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया जी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने सिख रेजिमेंट कश्मीर उतार दी वहाँ एयरपोर्ट पर। कश्मीर के एयरपोर्ट पर उतार दी। सिख रेजिमेंट ने कबायलियों को मुकाबला किया और उनको धकेला पीछे। घसीट कर उड़ी से पार किया। जी। इधर पुंछ में हमारा ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो आज भी कायम है, यहाँ तक हिंदुस्तान का कब्जा हो गया और उसके उस पार आज़ाद कश्मीर या ऑक्युपाइड कश्मीर आज तक मौजूद। अच्छा, एक मैं आपसे रोक करके एक बात पूछना चाहता हूँ कि बचपन में जब आपने सोच समझ के पैराए में कदम रखा तो आप किसको मानते हैं आपका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कौन रहा कि जिसने वो आपके ज़हन साजी और शख्सियत साजी में वो एज अ मॉडल काम किया हो, रोल मॉडल काम किया हो? देखिए, मैंने इससे पहले कहा कि मौजूदा तालीम न होने के बराबर थी जी। लेकिन ये जो कहते हैं मकतबी तालीम, जो दीनी तालीम और उस वक्त की मरबूता किस्म की फारसी ज़ुबान की तालीम देने के लिए उलमाए दीन और पढ़े लिखे दीनी तालीम के लोग जो हैं वो बड़ा रोल प्ले कर रहे थे। मेरी खुशकिस्मत थी कि मेरा जन्म जिस घर में हुआ, मेरे वालिद गिरामी आलम दीन थे जी। और गुरसाई गांव के इमाम भी थे। अच्छा। उन्हें अरबी, फारसी, इस्लामी तारीख पर काफ़ी हद तक अबूर आता था। माशाल्लाह। मुझे फख्र है कि उनके साया फीत में जब मैं परवान चला तो कुछ उनके पढ़ाने पर भी और कुछ गैर शौरी तौर भी उनकी शख्सियत ने मेरी जंग साजी की और मेरी तरबियत में अहम रोल अदा किया। अच्छा। उस वक्त के सियासी शख्सियत जिनको बगैर देखे मैं अपना रोल मॉडल मानने लगा, वो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। उनका बहुत इम्पैक्ट था उस दौर के अंदर, वो बड़े टॉवरिंग पर्सनैलिटी थे, एक कैरिज्मा था जो कि मिसमराइज करता था पब्लिक को जहाँ पे भी वो जाते थे। वाह बड़े शाह साहब, आप के का ताल्लुक बाद की पीढ़ी से है, बाद की नस्ल से है कि लेकिन आपके इस बात में कितना वजन, कितनी सदाकत है कि वो उस वक़्त नई नस्ल और हर फर्द बशर के रोल मॉडल और उनके आइडियल्स। कुरैशी साहब, मैं एक दिलचस्पी वाली बात आपको सुनाऊं कि 1977 में मैं 7th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। शेख साहब मैंडर आए जलसा करने के लिए, उस जलसे की तलावत मैंने की थी और दिलचस्पी की बात यह है कि जब मैं तलावत करके पीछे मुड़ा तो शेख साहब के पास हार रखे हुए थे। उन दिनों वो अलग तरह के हार होते थे। उन्होंने 2 हार मेरे गले में डाले और मुझे वापस माइक पे भेजा कि जाकर के आपने नाम दोबारा बताओ, वालिद साहब का नाम बताओ, स्कूल का, गांव का नाम बताओ। तो मुझे याद है आप धुंधला धुंधला कि एक जमे गफीर था दुनिया का, वो जैसे मर मिटती थी दुनिया उनके नाम उनको देखने के लिए। शाह साहब मरहबा, आफरीन, तासीन, आपका मुकद्दर, आपके बचपन से ही एक ऐसी जहानत जो आपका को वजीयत हुई थी अल्लाह की तरफ से, उसने
आपके शौक में और ज़ौक़ और शौक़ में यह रफ़ा किया कि आपने शेख अब्दुल्ला के जलसे में तिलावत कलाम पाक की और उनसे शाबाश और मरहबा और दुआएं जो हैं उनकी उनसे झोली भर के आप लौटे। जी, मुझे गले लगाया और बड़ा प्यार, बड़ी शफकत उन्होंने और दिखाई। ऐसे एक वाक़ा मैं आपको सुना दूं जी। कि 1952 में शेख अब्दुल्ला पुंछ के दौरे पर आए सुरनकोट में। मैं गालिबन सेकंड थर्ड या कुछ सही से याद नहीं, फोर्थ सिलेंडर में था। अच्छा। तो मुझे शौक था कि मैं आगे स्टेज के सामने जाके बैठूं। जी। मैं जो करके आगे जाने की कोशिश की। कोई 10-15 टूर्नामेंट के टीचर्स थे। अच्छा। और कोई 100-50 बच्चा स्कूल का, बाकी लोग थे अवाम। अच्छा। मुझे रोकने की कोशिश की तो शेख साहब ने स्टेज से ऊंची आवाज में कहा, इनको आगे आने दो। बच्चे को मत रोको, इसको आने दो। अच्छा। मैं करीब जाके बैठ गया। शेख साहब ने तकरीर की। तकरीर के दौरान सुरनकोट में हाई स्कूल का ऐलान किया। अच्छा। और जो तकरीर की वो मुझे मेरे जहन से चिमट गई। मैंने घर जाकर वालदा को अपनी तकरीर और मशवरात को की उनको, और जो लोग दरअसल में नहीं आए थे उनको वो तकरीर हर बार से। आपके हाफजे का तो कोई जवाब ही नहीं रहा। और मैं आपसे कहूँ जी कि शेख साहब ने एक बात कही कि मैं हुक्म देता हूँ कि यहाँ हाई स्कूल के 2 कमरे वार्ड फुटिंग पर तामीर किए जाएँ। अच्छा। और कहा कि आप लोगों से भी मैं कहता हूँ कि ऐसा न हो कि स्कूल के कमरे बने और रात को आप आए उसके दरवाजे और खिड़कियाँ उखेड़ कर कोई लेके गया हो, ले जाकर अपने जंगल खाने में लगा दें। यही लफ्ज़ है, अपने जंगल खाने में लगा दें। जी जी। तो बहरहाल तो वो एक बहुत खूबसूरती से आपने शेख साहब का जिक्र किया कि जिन्होंने आपको इंस्पायर किया, और मुझे लगता है कि जो आपकी तकरीर के अंदर जो वो करिश्मा रहा कुरैशी साहब कि जिसको खिता पीर पंचाल में कोई भी मैच नहीं कर सका, तो दुनिया याद करती है। जिस महफिल में भी आप गए, आपने महफिल वो जो लूट ली अपनी गुफ्तगू से, अपनी तकरीर से। तो हम थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं कि ये सियासत बड़ी तेज़ी से तब बदली क्योंकि हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था और फिर इलेक्शंस हुए जम्मू कश्मीर के अंदर। तो ज़ाहिर है तब आप 1940 में अगर पैदा हुए तो 52-53 में तो आप ग्रोन अप थे, 12-14 साल के तो थे। तो वो उस दौर के अंदर जो सियासी लोग थे, तो उनमें किन किन का नाम आप गिन सकते हैं जो प्रोमिनेंट रहे? मैंने वैसे पहले आपसे गुजारिश की कि वो दौर सियासी इन्हसास का दौर था, लेकिन मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए कि रियासत जम्मू कश्मीर में महाराजे के बाद जो अवामी सतह की तंजीम उभर के आई वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, जिसकी सरबराही शेख अब्दुल्ला कर रहे थे। उनके नायब बख्शी गुलाम मोहम्मद, फिर ख्वाजा गुलाम मोहम्मद सादिक और उस वक्त के दूसरे लोग, पंडित लिपि दास और शेख जी के उस वक्त के एक सरबराह जिसका मुझे नाम याद नहीं, ये लोग जम्मू कश्मीर में हुकूमत साजी करने लगे। तो पुंछ चूँकि कश्मीर का हिस्सा बन चुकी थी, इसलिए पुंछ में भी इलेक्शन से नहीं, पहले लोग जो है वो सिलेक्शन से असेंबली में पहुँचे। अच्छा। पुंछ से आन जहानी मास्टर गुलाम अहमद जो पुंछ से इलेक्ट हुए, बड़े वो कहते हैं बड़े डैशिंग पर्सनालिटी थे। वो डैशिंग पर्सनालिटी
اور اچھے مقرر. اور کہتے ہیں جب شیخ جب ہمارے جو پرائم منسٹر تھے پنڈت جواہر لال نہرو، انہوں نے پنجاب میں ایک کانفرنس کی تھی، ان کی صدارت میں ہوئی تھی، اس میں شمولیت کرنے کے لیے غلام احمد بٹ صاحب اور ہمارے خواجہ غلام قادر بانڈے صاحب کا انتخاب جو ہے وہ ایک بڑے جلسے میں پنچ میں کیا گیا تھا، اور پھر ان دو نے جا کر کے پنچ کے بہاف پہ اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. بالکل غلام قادر بانڈے تو فریڈم فائٹر تھے، لیکن کیونکہ غلام قادر بانڈے کو سیاسی وجوہات کی بنا پر شیخ صاحب نے ایڈمنسٹریٹر پنچ اس وقت نام درج کیا. جی 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 ایڈمنسٹریٹر پنچ آج کا ڈپٹی کمشنر، ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر، اور غلام احمد کو ایم ایل اے بنایا حویلی کا. جہاں تک مینڈر کا تعلق تھا، سرن تحصیل ان دنوں نہیں وہ ایک ہی مینڈر کانسٹیچوئنسی تھی. ہاں مینڈر تحصیل، مینڈر کانسٹیچوئنسی. تو مینڈر میں چونکہ کوئی بھی آدمی سوائے پمروڈ کے سادات کے بغیر پہچان کا مالک نہیں تھا. مولوی حبیب اللہ شاہ صاحب مرحوم و مغفور رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اولاد میں سید جماعت علی شاہ صاحب مرحوم و مغفور، وہ ایک ایسی شخصیت تھے جو ولی کامل کی اولاد کے ہونے کی وجہ سے وہ مدرج خاص عام تھے اور عوام میں حاضر عزیز تھے. لہذا شیخ صاحب نے پیر جماعت علی شاہ صاحب کو یہاں سے نامزد کیا اور وہ جیت بھی گئے. ہاں پہلے نامزد کیا اور بعد میں جب انتخاب ہوا تو وہ اوور ویلمنگ میجارٹی سے جیتے. ماشاءاللہ. تو قریشی صاحب اب ہم آئیں گے وہ آپ کا جو تعلیمی سلسلہ ہے اس کے اوپر. جس وقت آپ ٹیچر تھے اور پھر آج کا ٹیچر، آپ دونوں میں ڈفرنس کیا فیل کرتے ہیں؟ فرق کیا ہے دونوں میں؟ دیکھیں وقار کے پیرامیٹر پہ ہو، رسپیکٹ ہے جیسے طلبہ کے اندر جو رسپیکٹ ہے ٹیچر کی اس پیرامیٹر پہ ہو، یا جو اس کا ایک رول ہے، ریلیونس ہے اس کے حوالے سے ہو، ڈیلیوری کے حوالے سے ہو، تو کیا ڈفرنس آپ دیکھتے ہیں؟ آپ نے پروفیسر شاہ صاحب آپ کے فراست کو، آپ کے سوچ بوجھ کو سو سلام. آپ نے یہ سوال کر کے میری دکھ سے رگ چھیڑ دیے. جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کا استاد اور آج کا استاد کیا کہے اور کیا نہ کہے، اس وقت کے طالب علم اور آج کے طالب علم، یہ زمین و آسمان اور قطبین کی دوری کو کیسے پاٹا جائے. وہ استاد کمٹمنٹ کا استاد تھا. وہ استاد پروفیشن کو پروفیشن نہیں، ایک فریضہ سمجھتا تھا، مقدس فریضہ، معتبر فریضہ، باعث نجات ایک فرض کا روزگار سمجھتا تھا. ایسا اصول کا ٹیچر تھا. وہ بغیر کسی اجرت کے صرف محنت اور کام میں یقین رکھتا رہا، اور وہ اپنے طالب علموں کے لیے ایک آئیڈیل، ایک رول ماڈل بن کے رہتا رہا. اس کا ڈریس کوڈ، اس کی چال ڈھال، اس کی رفتار گفتار اپنے طالب علموں کا دل مول لیتی. اور مجھے کہنا چاہیے کہ تھے وہ بھی کیا زمانے کہ خدمت استاد کے عوض جی چاہتا تھا ہدیہ دل پیش کیجیے. بدلا زمانہ ایسا کہ لڑکا پاسا سبق کہتا ہے استاد سے کہ دل پیش کیجیے. آج تو مزدوری ہے. آج تو استاد کا پیشہ ایک ویج ارنر کا
बन के रह गया। अरे, उस्ताद वे जनरली तो वो जो उसका वकार था वो आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होता चला गया, जी। वो जिस भी लेवल पर। कुरैशी साहब, कोई ऐसा जो ख्वाब जिसको आप समझें कि वो अधूरा रह गया हो, उसका तज़किरा करना चाहें आप? देखिए हजरत, मुझे कहना चाहिए कि ज़िंदगी या हो वासे बादशाह, ज़िंदगी आसर यास का नाम है, ज़िंदगी अमल बहम साये मसलसल और कौसे नातमाम का नाम है। और वो लोग जो ज़िंदगी के लम्हों से खराज लेने का फ़न जानते हैं, वो बकाए दवा पा जाते हैं। मैं तालिब इल्म के ज़माने में सबसे ज़्यादा अपने उस्तादों में और सरबाए अदारा के तौर पर अपने उस्ताद, बल्कि जो मेरे लिए फाजल लायक थे, जिन्होंने मुझे अपने साथ 1 साल तक एक ही प्लेट पर खाना खिलाया, वो ख्वाजा गुलाम मोहम्मद भट्ट बजर भाई थे। अच्छा। जो 4.5 साल सुरनकोट के हाई स्कूल में हेडमास्टर रहे। लोग आज भी मैंने देखा उनका नाम लेते हैं। जी हाँ, जी हाँ। बड़े बड़े लीडर वाले, मतलब एक लीडरशिप क्वालिटीज वाले वो ऑफिसर थे। इंतहाई साथी सूझबूझ, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, परफेक्टी और क्या क्या क्वालिटीज उस शख्स में थी। वो शख्स नहीं, शख्सी रूप में फरिश्ता थी। अच्छा, तो आप आज के जो हमारे उस्ताद हैं और आज के जो तलबा हैं, तालिब इल्म हैं, आप क्या पैगाम उनको देना चाहेंगे कि उनको कैसे जो है वो ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, शख्सियत साजी के लिए वो किस तरह की चीज़ें करें, किस तरह का लिटरेचर पढ़ें और किस तरह से उनका वो करैक्टर फॉर्मेशन करें अपनी? बहुत अच्छा सवाल है हज़रत। मुझे उनको नए दौर के छात्रा को जी। ये पैगाम देना है कि आप जदीद दौर की पैदावार सही, लेकिन आपको दुआ करनी चाहिए कि दौर पीछे की तरफ करने से अयाम तो, ताकि आपकी अजमत रफ्ता इस छात्रा की जो है उसकी बात याफ्त हो जाए। उसके लिए आपको अपने आप को डिवोट करना है, अपने आप को डेडिकेशन के ज़ुमरे में लाना है, अपने आप को उस्ताद बन के बताना है। और बच्चे जो है उनको अपनी अमानत, अपना असासा, अपने उनकी ज़हन साजी और शेर साजी का मुजब आपको अपने आप को बनाना है। अगर ये कर पाए तो उस्ताद की दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी, फलाह की ज़िंदगी होगी। वरना याद रखिए कि मकाफात अमल के तौर पर इस छात्रा की और टीचर्स की जिस जगह पे वो चल रहे हैं उनकी बहुत ज़बरदस्त बात पुरुष होगी। अल्लाह उनको महफूज रखे। मेरी नसीहत है कि वो अपने आप को आम शहरी, आम इंसान, आम मुलाजिम न समझें। वो ख़ास है और ख़ास बनते हैं। जी। तो आखिर की बात, हमारे समाज में ये जो ड्रग्स का सिलसिला है ये नौजवानों को बर्बाद कर गया है। आज भी हमारी जो यूनियन टेरिटरी है इसमें 13 लाख लोग जो है वो किसी न किसी तरह का नशा कर रहे हैं, जो कि पूरी पॉपुलेशन का 8% बनता है। तो ये इतनी बड़ी तादाद में लोग जो है वो अगर आज हैं तो ये आगे आने वाले वक्त में बढ़ सकते हैं। तो आप आखिरी बात जो आप कहेंगे कि किस तरह पेरेंट्स अपने बच्चों को बचाएं, टीचर्स क्या रोल अदा करें, और जो कम्युनिटी हेड्स हैं या सोशल ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स हैं, रिलीजियस हेड्स हैं, तो वो कैसे मिल करके रोल प्ले करें कि इस वबा को जो है वो रोका जाए? मैं समझा था कि आप ऐसे ही कहानी जो है
वो कहलवाते हैं चंद शख्सियात से, लेकिन आप जो सवालनामा जो है वो लेके आते हैं, मैं उसके बारे से ये कहना चाहता हूँ कि जो खिदमत, जो दुख से लगे आप उन पर हाथ रख रहे हैं, और जो समाज सुधार और अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए इंसान की जो इंसानियत की खिदमत आप इंजाम दे रहे हैं, अल्लाह आपको उसका सिला दे, अजर दे। जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक है, नशा बहुत सी दूसरी लानतों की तरह आज के दौर की सबसे बड़ी समाजी लानत जी ये क्यों घर कर रही है नई नस्ल में, क्यों नई नस्ल इसका शिकार होकर पूरी अपनी नस्ल कुशी कर रही है, ये इसके लिए कौन जिम्मेदार है और कौन सी बैरूनी साजिश है जो ख़ास तौर पर हमारे समाज में घुसकर ये नशे की लत काजी करके हमारे बच्चों को उन्हें ज़िंदगी से मारूम कर रहे हैं और उनके पूरे ख़ानदान को परेशानियों में मुब्तला कर रहे हैं। मुझे ये कहना है कि जो हो गया है उसका तदारक किसी और के हाथ में नहीं है। सबसे पहले पेरेंट्स, बच्चों के वालिदैन 24 घंटे बच्चों की नकल हरकत और बच्चों के उठने बैठने चाल ढाल, उनके सोसाइटी किसके साथ रब्ता है, क्या वो करते हैं क्या नहीं करते, ये मॉनिटरिंग करें। और इसके लिए वो इतने चौकन्ने रहे कि पूरी चौकीदारी और पूरा पहरा बच्चों की लाइफ में अपनी रात को बसा दें। जी बेहतर। दूसरा जो रोल है वो छात्रा का है जी। उस्ताद अगर ये कर पाए कि ऐसे समाजी लानतों से नई नस्ल को, तालिब इल्मों को, बच्चों को दूर रख सके, तो समझिए कि उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्य खैर अंजाम दिया जी। और ये कार्य खैर पढ़ाई और लिखाई से ज़्यादा मैं इसको अहम समझता हूँ। और साथ कभी इससे पल्लू तही नहीं कर सकता, कभी अपना पल्लू नहीं झाड़ सकता है, उससे ये रोल बार अदा करना है। फिर आपने जैसे इशारा किया कि समाजी राबर और दीनी पेशवा, मस्जिदों के इमाम, उलमाए दीन और वाइज मुफक्किरीन, ये लोग जो है ये दीन की तालीम, दीन की तफहीम और गुनाह के वक़ूफ़ पजीर होने के लिए, उससे बचने के लिए वाज़ और नसीहत फरमाए, असर अंदाज हों नई नस्ल पर। अगर पुराने नहीं तो नए लोग जो है वो किसी बात को सुनकर असर कबूल किए बगैर नहीं रह सकेंगे और इस लफ्ज़ की बेकनी होगी। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन और एजेंसीज जो ये न सिर्फ ये कि वो चुगली खाएं, जासूसी करें, बल्कि उनको इस्लाही रोल प्ले करना चाहिए। जी बेहतर। चाहे पुलिस हो, चाहे सिविल इंतजामिया हो, उनको ज़बरदस्त किस्म की नजर रखनी, ज़बरदस्त किस्म का कंट्रोल रखना, ताकि वो एलिमेंट जो इस नशे की लत को प्रमोट करता है वो भी उनके हाथ से चलने से न बच सके, और जो नशे की लत में मुलव्वस है उनको भी
अपने औकात याद दिला दें ताकि बाकी लोग इबरत बोलें। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारी एक खिता पीर पंचाल की बहुत ही मोतबर शख्सियत जनाब नज़ीर हुसैन कुरैशी साहब। आप इनकी गुफ्तगू बतौर मेरी कहानी जो है वो समाप्त फरमा रहे थे। आपको ये कहानी कैसी लगी इस पर अपनी राय ज़रूर दे दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया नवाज।